to all of you students, class 10, 12th commerce. We have already completed the chapter. Now only the last topic is going to be discussed here. बेटा हमने ये लेसन के जितने टॉपिक थे सब हमने डिस्कस कर लिए. आज हम ये लास्ट टॉपिक है इस लेसन का, फिर लेसन फिनिश हो जाएगा, जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया. आज तक हमने ये देखा कि ब्रिटिशर्स ने जितने भी स्टेप उठाए वो इंडिया की इकोनॉमी को नुकसान करने के लिए उठाए. एग्रीकल्चर को डिमोलिश किया, इंडस्ट्री सेक्टर स्पेशली हैंडीक्राफ्ट को डिमोलिश किया, और लिटरेसी रेट को डिमोलिश किया. बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो नुकसान पहुंचाई. ऐसे ही लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें ब्रिटिशर्स ने इंडिया में रहते हुए डेवलप किया, चाहे वो अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए हो या फिर क्या कहना चाहिए आपके कंट्री के बेनिफिट के लिए हो. तो यहाँ पर सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कमर्शियल आउटलुक ऑफ द फार्मर्स. बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ब्रिटिशर्स ने इंडिया को प्रोवाइड कराई जिसे इंडियंस कभी जानते भी नहीं थे. उसमें पहला स्टेप था कमर्शलाइजेशन. हमारे इंडिया के अंदर ब्रिटिशर्स से पहले बार्टर सिस्टम था. बार्टर सिस्टम मीन्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन प्लेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. के गुड्स और सर्विसेज के बदले में गुड्स और सर्विसेज का लेन देन करना बार्टर सिस्टम कहलाया जाया करता था. लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने उस बार्टर सिस्टम को खत्म करके क्या चीज लाए, कमर्शलाइजेशन. और उन्होंने सबसे पहला कमर्शलाइजेशन का जो स्टेप उठाया वो एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर उठाया, क्योंकि फार्मर्स जो थे वो इतना क्रॉप का प्रोडक्शन कराया करते थे अपने पैच ऑफ लैंड के अंदर जितना वो 1 ईयर के अंदर कंजम्पशन अपने लिए आसानी से कर सके. उनके माइंड के अंदर अपनी क्रॉप को प्रोड्यूस कराने के लिए कहीं कमर्शलाइजेशन नहीं था, कहीं मार्केट का बेनिफिट नहीं था. इसलिए उन्होंने यहाँ पर कमर्शलाइजेशन को स्टार्ट कराया. और कमर्शलाइजेशन जब स्टार्ट हुआ तो फार्मर्स के आउटलुक के अंदर एक बहुत बड़ा चेंज दिखाई दिया, जिसे एक सोशल चेंज भी कह सकते हैं और इकोनॉमिक चेंज भी कह सकते हैं. जब ब्रिटिशर्स ने इंडियन फार्मर्स पर फोर्स किया, दबाव दिया, प्रेशर डाला कि तुम कमर्शलाइजेशन करो और इस एग्रीकल्चर को, इस क्रॉप के प्रोडक्शन को अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए नहीं बल्कि मनी को अर्न करने के लिए वर्क करो, तो यहाँ पर एक चीज दिखाई दी, एक्सपोज हुआ है. वो चीज क्या, द सबसिस्टेंस फार्मर्स टू अनसर्टेनिटीज ऑफ द मार्केट. उस टाइम पर फार्मर्स मार्केट की सिचुएशंस को, उसकी अनसर्टेनिटीज को नहीं जानते थे, लेकिन कमर्शलाइजेशन से उन्हें मार्केट की जो फ्लक्चुएटिंग सिचुएशंस थी उनका आइडिया हुआ. इसमें ये बात बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है, डाउट नहीं है. इट इज ट्रू टू लेट ए ग्रेजुअल चेंज इन आउटलुक ऑफ द फार्मर्स. और जब फार्मर्स ने अपने क्रॉप का प्रोडक्शन कमर्शलाइजेशन बेस पर कराना स्टार्ट किया तो इसमें ये बात बिल्कुल सही है कि उनके आउटलुक के अंदर, फार्मर्स के आउटलुक के अंदर एक बड़ा बदलाव दिखाई दिया. द फार्मर्स स्टार्टेड कंसिडरिंग मार्केट प्राइस ऑफ द प्रोड्यूस एज एन इम्पोर्टेंट डिटर्मिनेंट ऑफ देयर प्रोडक्शन डिसीजन. और जब उन्होंने इस बात का डिसीजन लिया, निर्णय लिया कि अब कमर्शलाइजेशन के लिए हमें क्रॉप प्रोड्यूस करनी चाहिए, तो उन्हें उस टाइम क्या था कि मार्केट के प्राइस का आइडिया हुआ कि कितना बेनिफिट है कि अगर हम मॉनेटरी टर्म के अंदर या मनी के अंदर इसको डीलिंग करें और जो चीज हम बेच रहे हैं उसके प्लेस में पैसा आए तो हम उस पैसे से अपनी अदर नीड्स को पूरा कर सकते हैं. तो ये कॉन्सेप्ट उनके माइंड के अंदर बहुत ही आसानी से बैठ गया और वो अब डोमेस्टिक कंजम्पशन के इन प्लेस में कमर्शियल जो प्रोडक्शन था वो करने लगे.
after that we are going to discuss about the second positive impact of British rule in India, new opportunities of employment. The Britishers provided some opportunities of employment in India through the spread of railways and roadways. Britishers ने अपने फिनिश गुड्स जो ब्रिटेन से इंपोर्ट कराए थे इंडिया, उसको इंडियन मार्केट में ह्यूज क्वांटिटी के अंदर ले जाने के लिए रेलवेज का एस्टेब्लिशमेंट किया, और जो एनफ क्वांटिटी थी यानी कि लिमिटेशन क्वांटिटी थी उनको इंडियन मार्केट में ले जाने के लिए रोडवेज को का एस्टेब्लिशमेंट किया। और इन दोनों सेक्टर्स को, रोडवेज और रेलवेज को, इन्होंने ओपन किया यानी कि स्टार्ट किया अप न्यू अपॉर्चुनिटीज ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल ग्रोथ, और जिससे ये देखने के लिए मिला कि हमारा कंट्री इकोनॉमिकल भी स्ट्रांग हुआ और उसके साथ साथ सोशल भी स्ट्रांग हुआ, सोशली भी स्ट्रांग हुआ। क्यों? क्योंकि रेलवे डिपार्टमेंट जब बनाया गया तो उसके अंदर भी एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज को प्रोवाइड किया गया, वर्कर्स को हायर किया गया, ड्राइवर्स को हायर किया गया, बहुत सारे पर्सन्स इसमें एंगेज हुए। उसी तरह से रोडवेज का जब एस्टेब्लिशमेंट हुआ, उसको जारी किया गया, तो उसके अंदर भी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट रही, और इन दोनों सेक्टर से हमारे यहाँ की एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है वो अराइज हुई, और इंडिया के अंदर इकोनॉमिकली भी ग्रोथ हुआ और सोशली भी ग्रोथ हुआ। उसके साथ साथ जो थर्ड पॉजिटिव इंपैक्ट लिया है ब्रिटिशर्स ने इंडिया के अंदर, वो लिया है कंट्रोल ऑफ फेमाइंस। देखिए, कभी कभी बहुत सारी जगह पर एक नेचुरल कैलामिटी हो जाती है, बहुत सारी चीजें उस एरिया की, उस नेचुरल कैलामिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अफेक्टेड हो जाती हैं, इसलिए उन्होंने वहां तक उन गुड्स को पहुंचाने के लिए क्या किया? ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी अवेलेबल कराई, रैपिड मीन्स ऑफ, यानी कि ज्यादातर जो ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी है कि बार बार ट्रांसपोर्ट आसानी से मिले और उस मार्केट तक पहुंचे, ठीक है, वहां तक, यानी कि जो लोग प्रभावित हैं उस नेचुरल कैलामिटी से, उनके लिए फूड ग्रेन्स की अवेलेबिलिटी आसानी से हो जाए। वो एरियाज जो कि फेमाइन इफेक्टेड एरियाज हैं, जहां पर नेचुरल कैलामिटी अराइज हो गई है और वहां हर चीज जो है वो बिल्कुल खत्म हो गई है, समझ लीजिए कि वहां के लोगों का जो है भूखे मरना जो है वो पॉसिबल हो गया है। इसी तरह इसीलिए वहां तक वो फूड ग्रेन की अवेलेबिलिटी कराना वो बहुत जरूरी है, इसलिए उन्होंने इंडिया के अंदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी को अवेलेबल कराया, और वही मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है वो हमें जो है इकोनॉमिकली स्ट्रांग बनाता है और सोशली स्ट्रांग भी बनाता है। इकोनॉमिकली स्ट्रांग का पॉइंट ऑफ व्यू इसलिए है कि आने जाने के लिए जो फेयर का पार्ट आएगा वो उससे कंट्री इकोनॉमिकली स्ट्रांग बनेगा, और सोशली इसलिए कि वो अफेक्टेड एरियाज जो फेमाइन के थ्रू इफेक्टेड हैं, उन तक जो गरीब लोग हैं, जो घरों से बेघर हो गए हैं, जो बहुत परेशान हैं, उनके लिए जो है हम एक मूवमेंट फूड ग्रेन्स की अवेलेबिलिटी का स्टार्ट कर रहे हैं। तो वहां तक वो खाना पहुंचाना, वहां के लोगों की मदद करना, वो क्या है? वो सोशली ग्रोथ होना है। तो यहाँ तक अब हमने 3 पॉइंट डिस्कस किए हैं इसके अंदर, न्यू अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंट्रोल ऑफ फेमाइंस। उसके बाद अब एक टॉपिक बचता है मॉनेटरी फंड्स का, अभी हम वो डिस्कस करेंगे, मॉनेटरी फंड्स। Now we are started the monetary system of exchange. हमने बेटे 3 ऑलरेडी जो पॉजिटिव इम्पैक्ट थे वो रीड आउट कर चुके हैं हम। अब 4th पॉजिटिव इम्पैक्ट है मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। There was a transition from barter system into monetary system. देखिए यहाँ पर बेटे 2 वर्ड का यूज हुआ, बार्टर सिस्टम और मॉनेटरी सिस्टम। ऐसा था कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए उससे पहले हमारे यहाँ पर बार्टर सिस्टम जो है इम्प्लीमेंट था कि हम गुड्स के इन प्लेस में गुड्स को ही दिया और लिया करते थे, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन प्लेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। उसके बाद इंडिया के अंदर जब कमर्शलाइजेशन स्टार्ट हुआ
और कमर्शलाइजेशन जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर स्टार्ट हुआ, फिर इंडस्ट्री सेक्टर के अंदर स्टार्ट हुआ, तो वो बार्टर सिस्टम जो है वो मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज में बदल गया। कि यहाँ पर जब पहले हम गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज किया करते थे, तो अब हम उन गुड्स और सर्विसेज के बदले में मॉनेटरी सिस्टम को यूज करते हैं, यानी कि मनी के सिस्टम को यूज करते हैं। और इसी सिस्टम को यूज करने के बाद, मॉनेटरी सिस्टम को यूज करने के बाद ये देखा गया कि हमारे कंट्री के अंदर ग्रोथ ऑफ मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज फैसिलिटेट्स डिवीजन ऑफ लेबर। यानी कि जब इन्होंने मॉनेटरी सिस्टम को स्टार्ट किया, तो मॉनेटरी सिस्टम को स्टार्ट करते ही उनको एक फैसिलिटी देखने के लिए मिली कि जो लेबर लोग थे, मजदूर लोग थे, उनको अलग अलग डिविजन्स में डिवाइड कर दिया गया। जो जिस काम का स्पेशलाइज्ड लेबर थी वो उस काम के लिए डिनोट कर दी गई। उसके बाद स्पेशलाइजेशन एंड लार्ज स्केल प्रोडक्शन। और जब ये देखा गया कि जो लेबर है वो डिवाइड हो चुकी है, तो उससे बेनिफिट ये हुआ कि जब हर लेबर को अपने ही क्राइटेरिया, अपने ही एरिया का स्पेशलाइजेशन था, तो उससे फायदा क्या हुआ कि प्रोडक्शन के अंदर इंक्रीमेंट हुआ, यानी कि प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ। क्यों? क्योंकि लेबर को डिवाइड कर दिया गया और हर उस लेबरर को जो स्पेशलाइज था जिस फील्ड के अंदर, उसे उस फील्ड के अंदर ही वर्किंग करने के लिए दिया गया। तो उसने अपनी कैपेबिलिटी, अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग अपने स्किल को यूज किया और उससे क्या हुआ कि उससे लार्ज स्केल प्रोडक्शन पॉसिबल हुआ। तो ये मॉनेटरी सिस्टम जो है ये एक तरह का फाइनेंशियल सोर्स है, एक तरह का किसी भी एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए। फाइनेंशियल सोर्स ऑफ मोटिवेशन ऑफ एन एम्प्लॉय जो है वो आपका क्या है? मॉनेटरी सिस्टम है। इसे हम फाइनेंशियल सोर्स कहते हैं। उसके बाद लास्ट उन्होंने पॉजिटिव इंपैक्ट दिखाया इंडिया के अंदर, वो दिखाया एफिशिएंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन जो है कि व्यवस्था करना किसी भी चीज की। The British government in India left legacy of an efficient system of administration। सबसे पहले जब मॉनेटरी सिस्टम स्टार्ट हो गया, मॉनेटरी सिस्टम के स्टार्ट होने के बाद में डिवीजन ऑफ लेबर हो गई और उस डिवीजन ऑफ लेबर से स्पेशलाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लार्ज स्केल प्रोडक्शन होने लगा। उससे बेनिफिट ये हुआ कि उसके बाद उन्होंने उस लेबर को, उस वर्किंग एरिया को, उस वर्किंग क्लास पीपल्स को एडमिनिस्ट्रेट करना स्टार्ट कर दिया, यानी कि उस टोटल वर्क को मैनेज करना स्टार्ट कर दिया। और उसके अंदर जो लीगेसी थी, लीगेसी ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो इंडिया के अंदर उसके अंदर लीगेसी थी, उसको जो है वो लेफ्ट कर दिया। और दिस सर्व्ड एज रेडी रेफरेंस फॉर आवर पॉलिटिशियंस एंड द प्लानर्स। और उन लोगों को, जो पॉलिटिशियंस थे, जो कंट्री की इकोनॉमी के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहे थे उनको, और जो इकोनॉमिकल प्लानर्स थे, तो जो चीज़ों को तैयार करते थे, उस वर्किंग को तैयार करते थे, उनको भी क्या कहना चाहिए, इस बात के लिए मैनेज किया गया कि आप जो है एक सर्टेन क्राइटेरिया के अंदर उस काम को प्लानिंग करें और प्लानिंग के थ्रू जो है वो कंट्रोलिंग पॉसिबल करें। तो ये सारे सिस्टम जो है ये तभी अंडर कंट्रोल हुए जब ब्रिटिशर्स ने इम्पैक्ट इंडिया की इकोनॉमी के ऊपर छोड़ा, और वो इम्पैक्ट जो है वो पॉजिटिव इम्पैक्ट के अंदर इंक्लूड किया गया। और वो पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो मैंने आपके यहाँ पे 5 पॉइंट्स डिस्कस कर दिए। अब आप इन्हें 1 by 1 जो है इन पॉइंट्स को रीड आउट करिए। इसमें कोई प्रॉब्लम या क्रिएट हो रही है तो आप मुझसे पूछिए। ये 5 पॉइंट्स हैं, यहीं पर आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू।